एक प्री का क्वेश्चन हो जाए। थैंक यू। एक बॉटल में भी दे दीजिए। हाँ ठीक है। आशुतोष बताओ। कौन कौन प्री निकाल रहा है? जो आंसर दे देगा। 3 तो फ्री फेल ही हो चुके हो 3 प्री में, ये चौथा प्रीलिम्स है। कौन आंसर बताएगा? इंग्लिश कंपलसरी पेपर है आईएएस में, और 2023 के भारत में रहते हो। निम्न में से किसमें वतन जागीर की अवधारणा थी? हाँ चल गए। हाँ कौन बोल रहा है? क्यों? तुम्हारे मानने से थोड़ी यूपीएससी चलती है। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है, हमारे तुम्हारा मानना चलता ही नहीं। कोई बात नहीं, तुमने ट्राई किया, बड़ी अच्छी बात है। अब देखो एलिमिनेशन, देखो
चौथा कह रहा है नन ऑफ देम। राजपूतों में वतन जागीर थी ही थी। अजमेर के चौहान, कन्नौज के गढ़वाल, वतन जागीर, वतन की हमारी पैतृक संपत्ति है। तो चौथा आंसर तो खत्म हो गया, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। 18वीं सेंचुरी में एक छोटा सा राज्य बना भरतपुर। 18वीं शताब्दी में एक छोटा सा राज्य बना भरतपुर, दूसरा भी खत्म हो गया। दो तो वैसे ही खत्म हो गए। याद रखना, प्रीलिम्स की परीक्षा कोई पढ़ के नहीं निकाल पाता। पिछले 4 दिन से क्वेश्चन कर रहा हूं और 4 दिन से तुम लोग फेल कर रहे हो। अभी कोई प्री निकालने की स्थिति में नहीं पहुंचा। अब क्या है, अब राजपूत तो हैं, ये तो कंफर्म हो गया कि ये तो हैं वतन जागीर वाले लोग। क्यों? क्योंकि अजमेर के चौहान, अजमेर इनकी वतन जागीर है। अजमेर के चौहान, कन्नौज के गढ़वाल, मालवा के परमार, ये सब इनकी वतन जागीरें हैं। अब ग्वालियर के सिंधिया, अब नागपुर के भोसले, अब इंदौर का होलकर, अब बड़ौदा का गायकवाड़, ये भी इनकी वतन जागीर है। चौथा अटेम्प्ट फेल की हो आज, 4 अटेम्प्ट प्री तुम्हारा फेल हो गया। इसलिए जितने लोग, मैंने हमेशा कहा, अब एक साहब फोन किए, बोले आप इलाहाबाद में आए हैं? मैं कहा है इलाहाबाद काहे नहीं आएंगे? नहीं, सभी कह रहे हैं, अकेडमी वाले भी कह रहे हैं, इकरा वाले भी कह रहे हैं। हाँ तो सभी पैसा दे रहे हैं ना। कहने दो सबको, तुमको आना हो तुम आओ। प्रीलिम्स की परीक्षा में ये क्वेश्चन आते हैं 20, 40 तो सभी करते हैं, इस 20 की कोई प्रैक्टिस नहीं करता। जो पढ़ा नहीं वो तो परीक्षा में बैठ ही नहीं सकता, संभावना ही नहीं। तो फिर निकलेगा किसका? इस गैंग का जो प्रैक्टिस करेगा, एलिमिनेशन वाली। आज चौथा क्वेश्चन है ये। रॉबर्ट क्लाइव सबने पढ़ रखा है, सबने पढ़ रखा है इस क्लास में ना। कोई ऐसा है जिसने रॉबर्ट क्लाइव को नहीं पढ़ा है? पढ़ा है? पर एक क्वेश्चन दे दें अभी 10 लाइन का लिखने का, तब नहीं लिख पाओगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जिस चीज को तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो तुम पढ़े हो, ये कोई मानेगा नहीं। जिस चीज को तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, वो तुम पढ़े हो
ये कोई मानेगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता कि कोई मान ले, क्योंकि पढ़े होने का मतलब यही है कि साहब हम बता देंगे। और आज का जो समय है उसमें किसी को अपने लिए टाइम नहीं है। पहले तो दोस्त दोस्त देर में मिलते थे, कभी कभी मिलते थे, अब तो दोस्त जेब में है। 1980 में तैयारी करना बहुत आसान था, 1980 में, 1990 में भी आसान था, लेकिन 2000 के बाद जो सबसे बड़ा झटका लगा वो तैयारी करने वालों को लगा। मोबाइल आ गया, और 2016 के बाद, मतलब कोरोना के बाद तो स्थिति एकदम बदल गई है। 2 साल हर आदमी को ऑनलाइन की आदत पड़ गई। वो जो 2 साल कोरोना का बीता है वो बहुत खतरनाक बीता है, उसने पूरी सामाजिक संरचना को ही बदल दिया। जो लोग 2 साल 1 साल घर में परमानेंट बंद रहे, कोरोना में लॉकडाउन लगने से पहले 3 महीने के लिए जियो का सब्सक्रिप्शन फ्री, सबके पास जियो का सब्सक्रिप्शन था और फ्री था। तो कोरोना ने क्या किया कि पूरी सोशल स्ट्रक्चर को बदल दिया। अब अगर आपको रात में 2 बजे नींद नहीं आ रही है, तो 1980 में अगर किसी को 2 बजे नींद नहीं आ रही थी तो वो बैठ के पढ़ रहा था। लेकिन 2023 में अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो वो मूवी देख रहा है। कितनी चीजें बदल गई। 1980 में ऑप्शन ही नहीं था पढ़ने के सिवा, नींद ना आए तो पढ़ो। 1980 में पढ़ने के सिवा ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन अब अगर नींद ना आए तो आप मूवी देख सकते हो। 1980 में तो मूवी देखने का एक ही तरीका था, सिनेमा हॉल, और रात में 2 बजे खुलेगा नहीं। रात में 2 बजे खुलेगा नहीं, वो खुलेगा सुबह 12 बजे, उससे पहले वो खुलेगा ही नहीं। यहां डिस्ट्रैक्शन जो था यहां, वो माइनस में था, यहां डिस्ट्रैक्शन प्लस में है। तुमको अपने आप को उलझन से बाहर निकालना है, उस पर्टिकुलर समय चाहे जैसे निकालना ही निकालना। यहां जो डायरेक्शन था वो सीमित था, लिमिटेड डायरेक्शन। घर वालों को पता नहीं था, ज्यादातर घर वाले, जैसे हमारे घर वाले, उनको पता ही नहीं था कि भैया आईएएस की तैयारी क्या होती। घर वालों को पता नहीं था। कई कई शहर ऐसे थे जिसमें कोई आईएएस अधिकारी था ही नहीं उस शहर का, और डीएम बंगले में मिलने जाओगे नहीं। आज अनलिमिटेड डायरेक्शन है, अनलिमिटेड। यूट्यूब खोलो, हर आदमी कुछ ना कुछ बता रहा है। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, हर जगह बता रहा है। योगा टाइप कर दो, 2500 वीडियो योगा के आ जाएंगे। कुछ भी टाइप कर दो, कुछ भी। समय देखो,
समय को रीड करो। जिस आदमी को समय को रीड करना आ जाएगा, सबसे बड़ी चीज होती है समय को पहचानना, और हर आदमी की बस की बात ही नहीं है, संभव ही नहीं है। 91 में लिबरलाइजेशन आया, बहुत से लोग समझ ही नहीं पाए कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, और शहर की जितनी किनारे किनारे जमीनें थी वो मिट्टी के भाव में व्यवसायियों ने खरीद ली। मारवाड़ियों ने, पंजाबियों ने, इनको पता था ना अब क्या होने जा रहा है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, मिट्टी के भाव खरीद ली, मिट्टी के भाव। 20,000 रुपए बीघा खरीद ली, 1 लाख रुपए दे दिया। 91 में 1 लाख रुपए एक बीघे का, कितनी बड़ी रकम रही होगी उस किसान के लिए। और बोले 20 साल की एफडी कर दो, जमीन गिरवा दो, सब्जी की खेती करो, कोई बात नहीं, पर 20 साल की एफडी कर दो। अब मारवाड़ियों ने, पंजाबियों ने, सिंधियों ने जमीन खरीदी, हम जैसे लोगों को दे दिया कि सब्जी बो, तुम लोग परवल खाते हो जी, बो, फ्री में ले जाओ, चारा पैदा कर लो, कुछ तो होता रहेगा ना जमीन पे। हमको लगा कि यार हम तो सरदार जी की जमीन यूज कर रहे हैं, और सरदार जी चुपचाप सो रहे थे कि जमीन पे काम हो रहा है, जमीन हमारी बची हुई है, क्योंकि इस जमीन से ओझा जी सब्जी पैदा कर रहे हैं, तो यही लड़ेंगे अगर कोई बीच में आएगा तो, क्योंकि मैं इनसे पैसा नहीं ले रहा हूं। और 20 साल की एफडी थी उस 1 बीघे जमीन की, फाफा मऊ के पास 1 लाख में लिया था, और 2000 में उस जमीन, 1 बीघे जमीन को बेचा 50 करोड़ में। ऑन रोड जमीन है, ऑन रोड। इतना एप्रिसिएशन कोई बैंक दे सकता है? इसको कहते हैं समय को पहचानना। तुम सबने वो मूवी देखी 3 इडियट, सबने। सिर्फ उस मूवी से मैंने एक मॉडल निकाला एजुकेशन का, उसको मैंने नाम दिया रैंचो मॉडल। जैसे वो कहता है ना कि मैं इन्वर्टर बना रहा हूं और इसको नाम दूंगा वायरस इन्वर्टर, ऐसे मैंने उस मूवी से एक मॉडल निकाला, क्योंकि वो पूरी मूवी एजुकेशन पे बेस्ड थी। और अगर उस मूवी को कोई लड़का समझ जाए तो कोई कंपटीशन उसके लिए टफ रहेगा ही नहीं। मैं उस पे आ रहा हूं रैंचो मॉडल पर, लेकिन उस पे आने से पहले ये देखो, तुम्हारी कंडीशन और 1980, आज अनलिमिटेड डायरेक्शन है। कोई कह रहा है हिंदू पढ़ लो, कोई कह रहा है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, कोई कह रहा दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं, हम तो पढ़े ही नहीं थे। वहां खतरा कम था, यहां खतरा बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब तुम सबके रास्ते को फॉलो करना शुरू करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम 5 डॉक्टर की दवा खा लोगे तो मरोगे, मरना ही है। तब बहुत कम लोग पढ़ते थे, मिनिमम। 1980 का इलाहाबाद, एक आध शहर में बिरले लोग मिलते थे जो इलाहाबाद पढ़ रहे हो। सबसे ज्यादा लोग कहां के थे? प्रतापगढ़, जौनपुर, ये जो नीबरिंग डिस्ट्रिक्ट है इलाहाबाद के, यहां के लोग ज्यादा थे। इसलिए सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर भी इन्हीं डिस्ट्रिक्टों से है। जौनपुर का तो नंबर 1 चलता था, एजे चलती है इलाहाबाद जौनपुर। उसी में 50 किलो गेहूं लाद लिए, 25 किलो आलू भर दिए ट्रेन में, बैठे हैं उसी पे, यहां प्रयाग स्टेशन पे उतार लिए। मजिस्ट्रेट चेकिंग होती थी, वो सीनियर होता था इलाहाबाद का, उसको आई कार्ड दिखा देते थे कि आप परमानेंट टिकट रखे हो जी, और टिकट मांगता ही नहीं था। आज मैक्सिमम लोग तैयारी करने को आ रहे हैं, भीड़।
सब भागे आ रहे हैं। करनी है। सोर्स लिमिटेड थे, लिमिटेड सोर्स, लिमिटेड। आज अनलिमिटेड सोर्स। इसका ये पढ़ लो, उसका वो पढ़ लो, ऐसा कर लो। तब चुनौती कम थी, आज चुनौती ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कम था, इसलिए लोगों की सिटिंग क्षमता बहुत अच्छी थी। हमारे एक सीनियर है मनोज गुप्ता, दिलदार नगर एक जगह पड़ती, गहमर, गाजीपुर के पास, वहां गए। वो पहलवान 9 घंटा 10 घंटा कुर्सी पे बैठे रहते थे, लुंगी बांध के, और सिर्फ बनियान पहनते थे, क्योंकि ये उमस का इस समय पीरियड चलता है, देखो कितनी उमस है। और गमछा रखे रहते थे, पसीना पोंछते रहते। उनको देखकर मेरी ये हालत हो गई थी कि भैया रहने दो, अपना तो मर रहे हो, हमारी जान काहे ले रहे हो। क्योंकि जब कोई तुम्हारे सामने पढ़ रहा होता है तब तुम सो नहीं सकते। अगर तुम्हें इस तरह का रूम पार्टनर मिल जाए या पड़ोसी मिल जाए जो पढ़ रहा है 10 घंटा, तब तुम सो ही नहीं पाओगे। गजब के आदमी थे वो। आज सबसे बड़ी चुनौती है सिटिंग। 2 घंटा बैठना मुश्किल है, 2 घंटा। और ये पूरी परीक्षा एक बड़ी सामान्य सी परीक्षा है, बहुत सामान्य। जितने असामान्य लोग हैं वही क्वालिफाई नहीं कर पाते। असामान्य मतलब जो ऐसी ऐसी चीजों को पढ़ रहे हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं, और ऐसी चीजों को निगलेक्ट कर रहे हैं जिनको कभी भी पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल, कीव जो शहर है यूक्रेन का, किस नदी के किनारे है? जब रशियन आर्मी यूक्रेन में एंटर की, पहला पुल वही उड़ाया था। देखो, और जब पुल उड़ाया तो कोई बात रही होगी। कोई चीज जब उड़ाई जाती है, काटी जाती है, तो उसके पीछे एक रीजन होता है कि इसको उड़ा दो तो ये नहीं होगा। कौन सी नदी थी? देखो कितना सामान्य सा सवाल। 1 साल से रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, 1 साल से। पूरी दुनिया को खतरा है रशिया यूक्रेन युद्ध से। हर आदमी टेंशन में है कि पता नहीं कब पुतिन वहां एटम बम मार दे। हमारे तो यहां 2-4 मित्र हैं, बहुत परेशान है कि मारे नहीं रहा, बहुत दिन से देख रहे हैं, मजे नहीं आ रहा, बहुत टेंशन में है। पापा परेशान है कि एटम बम नहीं मार रहा है। यहां भी बहुत लोग परेशान हैं। हम इलाहाबाद आए तो हमसे पहले यही पूछे कि कब लगता है मारेगा। तो मारेगा, अभी जल्दी मारेगा। हाँ, मार के खत्म करे, काहे बैठा है। रशिया G8 का मेंबर था, क्यों निकाला गया उसको G8 से? सोचो तुम इलाहाबाद के छात्र हो, जिनसे बात करते हुए लोग डरते थे।
इस दौर में इलाहाबाद के स्टूडेंट से लोग बात करते हुए डरते थे कि अरे भैया इलाहाबादी है मत छेड़ो। लोग बहस करते हुए डरते थे, बहस। कि भैया इलाहाबादी है, इसको परेशान मत करो। क्यों निकाला G8 से? क्रीमिया का एनेक्सेशन कर लिया था। क्रीमिया जो प्रांत है यूक्रेन का, उसको रशिया ने किससे लिया था? उसको यूक्रेन रशिया ने ले लिया था। किस शताब्दी में लिया था और किससे लिया था? पूरा एडिटोरियल था ये, 7 महीना पहले, 8 महीना पहले पूरा एडिटोरियल था। रशिया का कौन सा शासक था जिसके समय में क्रीमिया पर रूस ने कब्जा कर लिया था? अब क्या करोगे तैयारी? अब तुमसे कठिन सवाल का उत्तर का तो आशा ही नहीं की जा सकती। जो ज्वलंत है, ज्वलंत बर्निंग टॉपिक जिसको कहते हैं, जब तुमको उस पर इंफॉर्मेशन नहीं है कुछ भी, वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पिताजी यहां नहीं बैठे हैं, नहीं तो कहते हो इधर हो, इधर ओ चले घर। अभी वो बंदा सीधे घर ले आता, अच्छा हाथ पकड़ के ट्रेन में बैठाए रहता, चलो चलो बहुत पढ़ लिए तुम। तैयारी का मतलब होता है तरीका सीखना, युद्ध का, पढ़ना नहीं। पहली बात तो ये अवधारणा ही सबसे गलत है कि तैयारी में लोग पढ़ने जाते हैं, ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है। 10 महीना कोई कोचिंग तुमको तरीका सिखाएगी, बहुत होता है 10 महीना। फिर उस तरीके को तुम्हें, जब तुम सीख गए, कोई 4 महीने में सीख गया, कोई 8 महीने में सीख गया। हम वाजीराम में थे तो कई सारे लड़के 6-7 महीने के बाद कोचिंग ही नहीं आते थे। तो कभी मिल जाए तो पूछे यार क्लास में नहीं आ रहा, बोले सर समझ में आ गया, अब तो पढ़ रहे हैं बैठ के, खुद ही पढ़ रहे हैं सर, अब तो 12 घंटा खुद ही पढ़ रहे हैं बैठ के। अब समझ में आ गया इकोनॉमी में क्या करना है, पॉलिटी में क्या करना है, साइंस एंड टेक में क्या करना है। मैटर आप लोगों ने दे ही दिया है, किताबें हमारे पास सही हैं। तैयारी का मतलब तरीका सीखना, क्या करना है। तैयारी का मतलब आदत डालना, ये सब तैयारी के मतलब है। प्रिपरेशन का मतलब पढ़ना, इतना पढ़े जिंदगी में। प्रिपरेशन का मतलब एक डिसिप्लिन क्रिएट करना कि मुझको 8 घंटा कम से कम डेली पढ़ना है। प्रिपरेशन का मतलब तरीका कि करना क्या है यार। कितने लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं? बताओगे तो नहीं। अब 1 साल से? तुम्हारा तो पता है मुझको, तुम तो अपने ही आदमी, तुमको बिठाया मैंने। हर भीड़ में कुछ आदमी अपने भी रखने पड़ते हैं। कितने लोग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं? बता दो, तुम्हारा ही फायदा होगा, उसमें किसी दूसरे का फायदा होगा नहीं। जहां बेइज्जती है वहां उत्थान है, बेइज्जती से बचोगे कुछ कर नहीं पाओगे। तैयारी का मतलब प्रैक्टिस करना, इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस, क्योंकि आईएएस का एग्जामिनेशन 2 साल का एग्जामिनेशन है। 2 साल लगता ही लगता है, सबको लगता है। कोई नहीं कह सकता मैं 1 साल में तैयारी करके आईएएस बन गया, कहीं नहीं सकता। हां, फर्स्ट अटेम्प्ट में बना होगा ये मान लेता हूं,
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बने 21 साल में, तो 17 से तैयारी भी शुरू कर दी थी। सत्रह से तैयारी शुरू कर दी थी। 17 में एक कोचिंग ज्वाइन किया, वहां से पूरा फाउंडेशन तैयार किया। 18 में दूसरी कोचिंग ज्वाइन किया, वहां से पूरा एडवांस तैयार किया। 19 में तीसरी कोचिंग ज्वाइन किया, फिर वहां तैयारी की। फिर 20 का ये साल में पूरा प्रैक्टिस किया। 21 में परीक्षा दे दी, बोले फर्स्ट अटेम्प्ट। इस परीक्षा में 2 साल लगता है, लगना ही लगना है। तो डिसिप्लिन, तरीका, प्रैक्टिस और कंटिन्यूटी, ये 4 चीज किसी तैयारी करने वाले को बनाए रखना पड़ता है। अब तुमने किसी कोचिंग में एडमिशन लिया, किसी भी ले लिया, सारी कोचिंगें अच्छी हैं, हमें तो आज तक कोई कोचिंग गलत लगी ही नहीं, होती ही नहीं है, और ना कोई टीचर गलत है। जैसे इस देश की जनता को उल्टा बोलने की आदत है, इस देश की जनता को उल्टा बोलने की आदत है, मेजॉरिटी को उल्टा बोलते, उल्टा। महमूद गजनी हमको लूट लिया भैया, मुसलमान था। और फिर वो मोहम्मद गौरी, वो भी लूटा भैया। फिर वो तैमूर भी लूटा, मारा भी भैया। फिर ये नादिर तो और मारा था भैया। फिर ये अब्दाली भी मारा भैया। और ये रॉबर्ट क्लाइव तुम्हारे फूफा का लड़का है, नहीं भैया वो भी मारा भैया। तुम्हारे घर में एक बार कोई कूदा तो तुम अपने घर की सुरक्षा की व्यवस्था करोगे ना। तुम्हारी आदत, इस देश के लोगों को रोने की आदत पड़ गई है, उससे सिंपैथी मिलती है, सिंपैथी। इस देश का आदमी सिंपैथी बटोरता है, उसको उल्टा बोलने की आदत है, उल्टा। इतनी बार लोग तुम्हारे घर में कूदे, तुम अपने आप को मजबूत नहीं बना पाए। भैया नेता करप्ट है इस देश के, और तुम वो जो एक बोतल लेके वोट देते हो, तुम्हारा क्या? इस देश की जनता को यह कष्ट है कि हमको सिर्फ एक ही बार लूटने का मौका मिलता है, इलेक्शन के टाइम। इस देश की सबसे ज्यादा जनता करप्ट है, इस देश के नेता बहुत अच्छे हैं, इस देश के नौकरशाह बहुत अच्छे हैं, सबसे करप्ट है इस देश की जनता। वोटिंग के दिन 5 रुपया मांग लेती है, गुटखा खिला दो भैया। वीडियो क्यों बना रहे हो? रख लो फोन जेब में। वीडियो बनाने से कोई फायदा है? फोन जेब में रख लो, वीडियो मत बनाओ। ये सब भिखमंगाई वाले काम छोड़ दो यार। कितनी बार तुम लोगों को बोला कि यार ये सब काम मत किया करो, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। हमारा इंस्टाग्राम पे हम चाहें तो डेली किसी के साथ फोटो डालें, डेली। हम भी यार लोगों के, जो लोग मिलते हैं, पर हमने किसी को बड़ा माना ही नहीं अपने गुरु को छोड़ के। नेता मिलते, विधायक मिलते हैं, एमपी मिलता, मिनिस्टर मिलता, हम सोचते भाई तुम हमसे बड़े कहाँ हो, हमारे टैक्स के पैसे से तुमको सैलरी जाती है, तुम तो नौकर हो हमारे, तुम्हारे साथ कैसे सेल्फी ले लेंगे? इस देश के जितने नेता हैं वो मेरे टैक्स से सैलरी खाते हैं। तो जो आदमी मेरी दी हुई सैलरी खा रहा है, तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ये सब छोड़ दो, इंस्टाग्राम, मोबाइल, ये सब किनारे कर दो। देखो हम क्लास में आते हैं, कभी मोबाइल लेके नहीं आते, आते ही नहीं। पैसा मिलता है भैया, इस काम का पैसा मिलता है, पैसा। जिस चीज का पैसा जो आदमी दे रहा है वो चाहता है कि आप ईमानदारी से उसका काम करें। लेक्चर लेते वक्त 5 बार मैसेज देख लेंगे तो उसको बुरा लगेगा, बोले भले कुछ ना।
कि यार पढ़ाते पढ़ाते मैसेज देखते रहते हो, फोन रिसीव करते रहते हो। एक एप्पल ने हजरत आदम को परेशान किया था, दूसरा तुमको कर रहा है। तो इस देश के लोगों को उल्टा बोलने की आदत है, हमको विदेशी लूटे, तुम जाहिल हो। एक बार लुटता है आदमी, तार वार लगवाता अपने घर में, कटीला तार लगवाता है, सिक्योरिटी गार्ड रखता है, 2-3 गन का लाइसेंस लेता है, सब घर वाले मिलजुल कर एक साथ रहते हैं कि बड़े भैया छोटे भैया में कोई झगड़ा नहीं होगा, तब तो दूसरे दिन कोई कूदने की हिम्मत नहीं करेगा। जिस दिन इस देश की जनता वोट के बदले पैसा और शराब लेना बंद कर देगी, फिर से ईमानदार नेता पैदा हो जाएंगे, क्योंकि फिर अच्छे लोग इलेक्शन लड़ेंगे। इलाहाबाद में 50 अच्छे लोग होंगे, हर समाज के अच्छे लोग हैं, मुसलमान भी अच्छा होगा, दलित भी अच्छा होगा, ब्राह्मण भी अच्छा होगा, लेकिन वो इलेक्शन लड़ने से डर रहा है कि भैया ना हम दारू पिला पाएंगे, ना हमको कोई पैसा वोट देगा। अब वो बेचारी एसडीएम है ज्योति मौर्य, उसके पीछे पड़ गए, उसने नाम कमाया, एसडीएम बनी है, अब उसको बदनाम करने में बड़ा मजा। इस देश की जनता की आदत बदनाम करने में किसी को बड़ा मजा आता है। बहुत गलत किया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, पति को छोड़, उसी बेचारे ने पढ़ाया था, तो अब नहीं है मन साथ रहने का। और उसका आदमी जब इतना टैलेंटेड है, किसी को एसडीएम बना देता है, एक और ले आए बनाए। जब तुम्हारे पास इतना टैलेंट है तो एक और बना दो। पर उल्टा नहीं करना चाहिए, नहीं। 136 पतियों ने अपनी पत्नियों को इलाहाबाद से वापस बुला लिया, उल्टा बोल रहे हैं। आदमी कमजोर है, औरत चली जाएगी। बहुत सारी औरतें छोड़ के चली गई, लेकिन चूंकि वो नाम वालियां नहीं थी, उनके पास पद नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं था, उनको बदनाम करने से कोई फायदा नहीं था, तो किसी ने ट्रोल नहीं किया। ज्योति मौर्य को बदनाम करने से फायदा है, क्योंकि एसडीएम है, अचीवमेंट वाली लड़की है, मजा बहुत आ रहा है। इस देश का आदमी उल्टा करता है, उल्टा। और अजीब अजीब बातें करता है। देखो, उल्टा करने की आदत है उसकी। अब इस 4 चीज की तुमको आवश्यकता है, डिसिप्लिन की, तरीके की, प्रैक्टिस की, कॉन्टिन्यूटी की। पढ़ने की आवश्यकता नहीं पढ़ पा रहे हो तो तैयारी ही मत करो। अब तुमने कोचिंग ज्वाइन किया, तुमने 2.5 घंटा क्लास किया, उसके बाद तुम क्लास से बाहर। अब इस कोचिंग ने तुमको बेहतरीन पढ़ाया, बेहतरीन, मतलब मैं हिंदुस्तान में कम से कम 50 ऐसे टीचरों को जानता हूं जो यूपीएससी के सबसे बेहतरीन टीचरों में से एक है। ऐसा नहीं कि धरती वीरों से खाली है। और यहां से तुम निकले और तुम्हें किसी की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पास मोबाइल है। तुमने इसको डाइजेस्ट नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, किताब से बैठ के उस चैप्टर को फिर से पढ़े नहीं। न्यूज़पेपर 4 दिन के बाद पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि न्यूज़पेपर का मतलब होता है ह्यूमैनिटीज, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। ये सब, साइंस तो चलो छोड़ो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये सब ह्यूमैनिटीज के विषय हैं। तो न्यूज़पेपर 4 दिन के बाद पढ़ नहीं पाओगे, क्लास वर्क को कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे, तो 4-5 साल तक तैयारी चलेगी मिनिमम, चलनी ही चलनी है। तो फिर श्री यथार्थ ने एक प्रोग्राम को डिजाइन किया, द्विज,
इस प्रोग्राम का यह है कि 8 घंटे जो तुम्हें साल भर पढ़ना है, 8 आवर्स, वो तुम हमारे साथ पढ़ो, पढ़ना ही पढ़ना है। एकेडमिक्स एग्जाम में क्या है, सिर्फ 10 दिन 8 घंटे पढ़ना है। बीए फर्स्ट ईयर की एग्जाम डेट आई 8 जुलाई से 22 जुलाई, कितना दिन, 10 दिन। तो 10 दिन पढ़ना है 8 घंटे, वो 10 दिन तो चल जाएगा। लेकिन आईएएस में 8 घंटे 365 दिन पढ़ना है। ये 365 दिन का शेड्यूल है और वो ना कर पाओगे। एकेडमिक्स में 8 घंटे सिर्फ 10 दिन पढ़ना है हर साल। आईएएस की तैयारी में 8 घंटे 365 दिन पढ़ना है। तो सुबह 8 बजे तुम्हारी क्लास होगी जीएस की, 8 AM से 10:30 AM, ये जीएस की क्लास हो गई। 11, ये तुम्हारी 2.5-3 घंटे की क्लास हो गई। अब तुम बाहर नहीं जाओगे, 1 घंटे तुम अपना रिलैक्स हो लो, फिर तुम्हारी क्लास हो जाएगी 11:30 से फिर 2.5 घंटे 2 बजे तक, 2 PM। ये तुम्हारी न्यूज़पेपर की क्लास है पर डे। यही तैयार कराएंगे क्लास में, क्लास से बाहर नहीं जाने देंगे, यहीं पढ़ो। समय, मैंने क्या कहा शुरुआत में, समय को जो आदमी नहीं समझा, रॉबर्ट क्लाइव भारत आता है क्लर्क के रूप में, कोई किताब लेके थोड़ी आया था कि भारत को कैसे जीतें। अब तो बाहर हर चीज की किताब मिलती है, जीत आपकी, बच्चा कैसे पैदा करे, बच्चे गोरे कैसे हो, हर चीज की किताब मिलती है बाहर। यूट्यूब पे वीडियो तो है ही है, किताबें भी हैं। जीत आपकी। अब मोदी जी ये किताब लिखे तो समझ में आए, इतनी ऊंचाई में पहुंचने के बाद जो आदमी अपना अनुभव लिखेगा कि मैंने जीवन की चुनौतियों को कैसे फेस किया। मैं अगर उनका इंटरव्यू लूं तो 2-4 मैं क्वेश्चन पूछूं उनसे कि सर जब समाज आप पर दबाव बना रहा था परिवार का, तब आप क्या कर रहे थे, उस चुनौती को कैसे, क्योंकि हम सब वही सारी चुनौतियां झेलते हैं। 25 के बाद शुरू, शादी नहीं हो रही है, 20-22 के बाद लड़कियों के लिए शुरू हो जाता है, और 25 के बाद लड़कियों का। और तुम्हारे मां बाप नहीं परेशान है, पड़ोसी, कि शादी कब कर रहे हो, दुबे की बेटी वो भाग गई थी, ये भी बता के जाएंगे। पता का तुम्हारे पिता का बीपी हाई हो गया। मजा आ रहा है ना लोगों को। और 25 के बाद लड़का कि अब कर लो शादी, 25 के हो गए हो, तुमको क्या पता कि सत्तू पी के दिन काट रहे, पढ़ाई चल रही, कहां कर ले। तो मैं उनसे सवाल पूछूं कि सर जब आपके ऊपर ये सोशल प्रेशर बन रहा था उस वक्त आप क्या कर रहे थे, क्योंकि बना तो उस आदमी के ऊपर भी होगा और उन पे ज्यादा बना होगा क्योंकि वो शादीशुदा थे। तो न्यूज़पेपर, वो जो तुम 4 दिन सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ पाते हो महीने का, बाकी ऐसे रिवर बैंड लगा हुआ पड़ा रहता है, बहुत के कमरे में होता है कि पूरे महीने का न्यूज़पेपर कमरे कोने में गांजा रहता है। फिर किसी दिन पैसा कम पड़ा चिकन लाने में, तब याद आया कि यार अखबार रखा हुआ बहुत। तो फिर 3-4 लोग मिलके जो कोने में अखबार भरा हुआ था निकाले तो पता लगा कि 15 किलो है, तो 750 रुपया मिला। तो चिकन भी आया, स्प्राइट भी आई, थम्स अप भी आई कि चलो ये काम आया अखबार।
यहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर, यहीं 2.5 घंटा तुम्हारा न्यूज़पेपर तैयार किया जाएगा। और ये जो पढ़े थे 8 बजे सुबह, फिर ये तुम्हारा 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ये तुम्हारा होमवर्क यहीं कराया जाएगा, तुम लिख के जाओगे। अभी तक उसमें कुछ विसंगतियां पैदा हो रही थी, अब हर आदमी जो इस क्लास में लिख रहा है उसको पर डे 3 बार अपने वो फाइल देगी इंस्टीट्यूट, आपको इंस्टीट्यूट एक फाइल देगा। हर आदमी जो ये पढ़ाया गया है इसको 3 बार अपने शब्दों में लिख के जमा करके तब जाएगा। यह है पूरे 8 घंटे का द्विज का खेल, कि जिन लोगों को भी इस बात का वो है, टीचर सब बाहर से आ रहे, अब तक सारे आ चुके हैं, कोई स्थानीय टीचर नहीं, एक आदमी को छोड़कर, वो भी 11 तारीख से क्लास लेने जा रहे हैं। जो लोग उनकी क्लास में नहीं आ रहे हैं उनसे जरूर मिले, वो दिल्ली में भी पढ़ा रहे हैं, यूनुस खान। जैसे हम इलाहाबाद के हैं ऐसे वो भी इलाहाबाद के हैं, तो इलाहाबाद से जुड़े रहना है। तो 11 से उनकी पॉलिटी की क्लास है। और वैसी पॉलिटी धरती पे कभी पढ़े नहीं होंगे, वो इतना शानदार टीचर है, फायर ब्रांड। आज की जो सबसे बड़ी चुनौती है कि 8 घंटा 365 दिन कैसे पढ़ें, वो द्विज प्रोग्राम लेकर आया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं साहब फीस कितनी है? 1,10,000। कह रहे कम कर दो, तो ये काट दो, कम हो गई। ₹2,00,000 दिल्ली में दोगे, इतना ही पढ़ाएगा, उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ₹2,00,000 दिल्ली में दोगे फीस, और कम से कम 20,000 महीना रहना, तो 2,40,000 रहना और ₹2,00,000 फीस, 4.5 लाख के आसपास तुम्हारा खर्चा। यहां ₹1,00,000 फीस, और ₹1,20,000 साल का रहना। आज भी कोई लड़का यहां 10,000 में बहुत आराम से रह सकता है। आज भी। तो एक तो तुम्हारा 50% खर्चा डिडक्ट हो गया तुरंत, 50% तुम्हारा खर्चा, तुम अंडर जो प्रेशर हो खत्म। टीचर केवी पौरिया, उनका वीडियो तुम यूट्यूब पे देख सकते हो। टीचर यूनुस खान, उनका वीडियो, जितने टीचर हैं सब प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, उसको लेके जाना, सबके वीडियो तुम यूट्यूब पे देख सकते हो। सबका अप्रोच देख सकते हो, सबका पढ़ाने का तरीका देख सकते हो। हर महीने 1 हफ्ते मैं आपके साथ रहूंगा ही। जो परेशानी हो मुझको बताया करो, बाकी किसी से मत कहा करो। यहां कोई भी दिक्कत हो उसको यहां से किसी से मत कहा करो। हम जब यहां रहे हमसे बता दो कि ये परेशानी है, बाकी किसी को बोलो ही मत। टीचर अगर समझ में नहीं आ रहा है कि साहब इनकी बात समझ में नहीं है, वो बात अलग है। वो तो बिल्कुल अलग बात है। ये तो है ये पूरा कोर्स। अब फिर वही बात मैंने कहा कि जब भी कोई आदमी कोई काम करता है, रॉबर्ट क्लाइव इंडिया पहुंचा, क्लर्क है कंपनी में, अपने समय को देखना, उसकी आवश्यकताओं को देखना। ये तो आजकल एक नशा है परसेंटेज का। हमारे समय से इस देश में 2 चीज का बड़ा नशा है, एक परसेंटेज का, एक नौकरी का।
और नौकरी कर लो तो ना तो पैसा है और गुलामी अलग से है। कैपिटलिज्म का पीरियड चल रहा है, पूंजीवाद। 2 अटेम्प्ट आईएएस का दिए, हो गए तो ठीक है, वरना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप। और जिसके पास अच्छी एजुकेशन है उसके पास फील्ड की कमी है। आईएएस की, यूपीएससी की परीक्षा, सिविल सेवा की, स्टेट सेंटर मिला के 2 से ज्यादा देना ही नहीं चाहिए। मतलब देने का मतलब यह कि आपने 2 अटेम्प्ट आईएएस का कायदे से दे दिया, हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ, उसी वक्त कुछ और शुरू करिए। खासकर लड़कियों के लिए सबसे अच्छा रहेगा पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया अपने सब्जेक्ट में जो उनका ऑप्शनल है, और फिर नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, तो एक चीज तुरंत सिक्योर हो गई। जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, नेट कर लिया, तो पीएचडी तो हो ही जाएगी, तो टीचिंग लाइन का मामला फेट हो जाएगा। लेकिन 2 अटेम्प्ट देने के बाद, 2 अटेम्प्ट में अगर हो गया, सेंटर में हो गया, स्टेट में हो गया, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं। इनकेस नहीं हुआ तो जब 2 अटेम्प्ट दे लिया तुरंत पीजी। सोशियोलॉजी तुम्हारा ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी में पीजी कर लो। अब चूंकि तुमने 2 मेंस लिखा है आईएएस का, तो तुम्हारी तैयारी तो अच्छी यही है, जेआरएफ दे दो। मेंस की तैयारी अच्छी मतलब जेआरएफ निकलेगा। जेआरएफ की उम्र नहीं बची तो नेट निकलेगा, पीएचडी तुम्हारा आसान हो जाएगा। इतने सारे कॉलेज, इतने सारे, फिर तुरंत जॉब ज्वाइन कर लो। इस बीच में अगर अब इस बीच में सिलेक्शन हो गया तो भी बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो 40 तक अटेम्प्ट है यूपीपीसीएस का। जॉब करते हुए तैयारी बेहतरीन नहीं है, जब 4-5 अटेम्प्ट दे दोगे तो कुछ पढ़ने को बचेगा। लेकिन सिक्योर रहोगे, शांति रहेगी मन में। ऐसे तुम लोग 2 अटेम्प्ट देने के बाद, उससे पहले कुछ नहीं, 2 अटेम्प्ट देने के बाद। अब दुनिया में एक ये जो भारत में रोग पैदा हुआ, इसने बड़ी तबाही मचाई। एक परसेंटेज का रोग, कल मैंने बताया उस परसेंटेज के रोग ने कैसे जो है कोचिंग माफिया पैदा किए, कैसे नकल जनरेशन पैदा किया। सारे नेताओं ने मिलकर को स्कूल ही खोल डाले, फिर परसेंटेज का ठेका उठाने लगे कि कितना परसेंट, 95 चाहिए, हाँ 50 लगेगा, 80, 75। तो सारी शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था वो ध्वस्त हो गया। अस्सी 75 90% लिए हुए लोगों को कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। उसी बीच नई यूनिवर्सिटियां खुल गई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुल गई, ये एक नई यूनिवर्सिटी है। सोचो ध्यान करने से क्या मिलता है। ध्यान करते करते ध्यान विवेकानंद ने किया, और कई सारे, स्वामी सहजानंद की हत्या हुई, वो भी तो ध्यान करते थे। ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं, तलवार चलाना सीखो। ध्यान के साथ तलवार सीखो, तलवार भी मत छोड़ो। यही तो है समुराई जापान का। भाई जीवन में कभी भी युद्ध करना पड़ सकता है, तो पढ़ाई के साथ युद्ध सीखना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक चीज इस देश में क्या है, कुछ लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ युद्ध सीख रहे हैं। दोनों का बैलेंस होना चाहिए। क्लाइव इंडिया पहुंचता है, इंडिया पहुंचता है। अब देखो क्लाइव को अगर तुम फॉलो कर लो तो तुम्हारा जीवन महान हो जाए। रॉबर्ट क्लाइव मॉडल, नया मॉडल है ये। इंडिया पहुंच रहा है, क्लर्क है, क्लर्क कहां, ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क है। और 1756 में 1756 कंपनी फंस गई। कहां फंस गई, कर्नाटक युद्ध में, कर्नाटक वॉर।
कंपनी फंस गई। 1749 में इन्होंने मार तो दिया अनवरुद्दीन को, लेकिन अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली के किले में बैठ गया। उसने कहा मैं नया दावेदार। फ्रांसीसी और ड्यूप्ले की उपलब्धि अपने पर चरम पे। ईस्ट इंडिया कंपनी परेशान कि क्या करें क्या करें क्या करें। तब क्लाइव बना संकट मोचक। उसने कंपनी से कहा कि सरकार एक खेल हम भी खेल ले, एक बार हमको उतार दो वन डाउन, देखो कैसे मार के आ रहे हैं। बोले जाओ खेलोगे? हाँ बोले साहब खेलेंगे। बोले जाओ। उतरा, चंदा साहिब की हत्या हो गई, ड्यूप्ले इस कंट्री से भगा दिया गया, और सारी स्थिति जो विपरीत चल रही थी वो कंपनी के कब्जे में आ गई। कंपनी बहुत खुश हुई। सीता का पता लगा लाए? अरे बोले साहब लंका में, और पता लगा के थोड़ी सिर्फ आए हैं सर, लंका जला के भी आए हैं। अरे बोले तुम तो भगवान हो, तुमको बंदर किसने कहा? बोले साहब यही लोग कह रहे। बोला भगवान हो तुम, भगवान। समंदर लांग गए? बोले समंदर लांग गए साहब। समंदर लांग गए, लंका में आग भी लगा लाए, डायलॉग भी दिया है कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। रिवॉर्ड मिला, रिवॉर्ड, तुरंत तोहफा मिला। अब जैसे ही इसने कंपनी को संकट से निकाला, तुम देखो अगर तुम्हारे घर में कोई चुनौती आती है, तुम घर को चुनौती से निकाल लेते हो, तो जब दोबारा चुनौती आएगी घर वाले तुरंत तुम्हारी तरफ देखेंगे कि भैया गुड्डू भाग गए। अब इसने कंपनी को एक चुनौती से निकाला, दूसरी चुनौती 1756 में फिर पैदा हो गई। फोर्ट विलियम, सिराजुद्दौला का कब्जा। फोर्ट विलियम पे सिराजुद्दौला का कब्जा, दूसरी चुनौती। फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला का कब्जा, सिराजुद्दौला का कब्जा। कंपनी ने कहा बाबू अब कंपनी को पता है ऐसे तो जाएगा नहीं, अब तो रेटिंग बढ़ गई, अच्छा खेल रहा है। कंपनी ने इसको तुरंत बना दिया गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम। बोले ऐसे थोड़ी जाओगे तुम, गवर्नर बन के जाओगे। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो खिलाड़ी ऊपर से कप्तान। महेंद्र सिंह धोनी अब और मारेगा आगे बढ़ बढ़ के। कलकत्ता पहुंचा, सबसे पहला कांड किया, मानिक चंद से कलकत्ता वापस ले लिया। मानिक चंद को खूब पैसा खिलाया। इसी देश का आदमी को मैंने देखा डायलॉग मारते हुए कि पैसा क्या है, और हर जगह जाके रोता भी है। इसी देश के आदमी को मैंने देखा डायलॉग मारते कि पैसा क्या है, लेकिन देने की बारी है तो भैया किडनी में बहुत दर्द हो रहा था। इस देश में जो लोग नीडी हैं, जरूरतमंद, उनकी मदद इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि जिनको जरूरत नहीं है वो भी लाइन में खड़े हैं। अभी तुम हनुमान मंदिर पे गमछा बांटना शुरू करो रिक्शे वालों को, कुछ लोग कार आगे लगा के उतर आएंगे। भैया शुद्ध मंगतों का देश है, चाहिए सब कुछ, देना कुछ नहीं है। देने में डायलॉग बाजी, मूर्ति के सामने खड़े हैं, तन मन धन सब अर्पित तुमको। किसी जिंदा आदमी के सामने नहीं कह रहे हैं, पत्थर के सामने कह रहे हैं। और पत्थर अगर निकल आए और कहे अच्छा ये जो घड़ी लगाए हो आईपीएल वाली दे दो, तुरंत ये तंत्र मंत्र हो रहा है यहां पे। किसी जिंदा आदमी से कह के देखो, तन मन धन सब अर्पित तुमको, कहेगा मन इतना खराब है तुम्हारा, उसको लेके हम करेंगे क्या?
और तुमको डायबिटीज है, तन भी खराब है, 2-4 लाख रुपया रखे हो वही दे जाओ, धर्म परिवर्तन कर लेगा। कि फलाने मंदिर में गए थे, भगवान को पैसे क्या जरूरत है, जिसके पास सारा ब्रह्मांड है। मानिक चंद से कलकत्ता ले लिया पैसा देके, तुरंत विभीषण खोजना शुरू किया कि निकालो विभीषणों को। ये विभीषण कहां है? अरे बोले साहब 10-12 हैं। बोले 10-12? बोले 12 तो गिने हैं, वैसे और हैं, मीर जाफर, खादिम खान, राय दुर्लभ, ओमी चंद, मानिक चंद, सब विभीषण ही हैं। बोला अच्छा, ले आओ ले आओ ले आओ, बुला के लाओ। एक विभीषण ने लंका के रावण को खत्म कर दिया, एक, जहां 10 है। और फिर सिराज का जन समर्थन छीनना था तो उसको बदनाम किया, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये दुष्ट है, शैतान है ये। और जब सारे तरफ से तैयार हो गया, अब ये सब बातें कहीं किताब में लिखी थी क्या? उसका ऑब्जर्वेशन क्षमता बहुत अच्छी है, रैंचो की तरह। इसी को मैं बोलता हूं रैंचो मॉडल। तो करीना कपूर से क्या कहता है? कहता है इससे शादी मत करना, तुम्हारी जिंदगी प्राइस टैग बना के रख देगा ये। सिर्फ कहता ही नहीं है, साबित भी करता है। जाता है उसके जूते पे चटनी गिरा देता है, तुरंत चिल्लाता है वो, $300 का शूज। देखो क्लाइव की ऑब्जर्वेशन क्षमता कितनी स्ट्रांग है। तुम पढ़ने पे डिपेंडेंट हो पूरी तरह से। पढ़ाई का जो काम है ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाना, उसको तुम देख ही नहीं रहे हो। तुमको तैयारी का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। पढ़ाई क्या करेगी? तुम्हारे ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाएगी। यह पढ़ाई का मूल उद्देश्य है। उस क्षमता को बढ़ने से रैंचो के पास है परेशानी नहीं है, क्योंकि जो पढ़ लेता है वो यहां चित्र बन जाता है, हजम हो जाता है, इसलिए वो परेशानी नहीं और टॉप कर रहा है। राजू के साथ ऐसा नहीं हो रहा, राजू फरहान के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। चतुर्लिंगम रट ले रहा है दूसरों को डिस्टर्ब करके, दूसरे कमरे में किताब डाल देता है उल्टी सीधी एग्जाम के टाइम पे। जो पुराना रटे थे वो भी खत्म हो गया उनका। चतुर्लिंगम कॉम्पिटिटर नहीं है, दुष्ट है। उसको लगता है कि जैसे मैं रट ले रहा हूं ऐसे और लोगों ने भी रटा होगा, इनको भुलवा दो, किताब डाल दिया। अब सुबह एग्जाम है, रात में किताब देख रहे हैं, थ्योरम निकल गया दिमाग से। ऑब्जर्वेशन। तुम अगर पढ़ रहे हो और ऑब्जर्वेशन की क्षमता नहीं बढ़ रही है तुम्हारी, ये देखो ये सब इसका ऑब्जर्वेशन ही है तो है क्लाइव का। कौन सी किताब पढ़ा हुआ है वो, उसकी ऑब्जर्वेशन की क्षमता बड़ी प्यारी है। जन समर्थन छीन लिया, विभीषण पैदा कर लिए, कलकत्ता वापस ले लिया, कितनी बेहतरीन तैयारी हो गई उसकी। और जब तैयारी हो गई तब उसने सिराज को भड़काया। प्लासी का युद्ध, बंगाल जैसे प्रांत को उसने कंपनी की कदमों पे लाके डाल दिया कि ये लो, तुम हमको गवर्नर बनाए तो उसका परिणाम लो। ये भारत का कुबेर, अकूत संपत्ति का क्षेत्र तुम्हारे कदमों पे ले जाओ। ये देखो कि तुमने अगर हम पे भरोसा किया तो ये लो, हम भी तुमको कुछ दे रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ तुमसे ले रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। चला गया इंग्लैंड, चला गया इंग्लैंड। अब कंपनी अपना जोड़ गुड़ा घटित लगाती रही,
कंपनी विदेशी और अंग्रेज यहां के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी, और व्यापारी तो हिंदुस्तानियों के बल पे चलाती रहेगी, तुम ही लोग चलाओ, हमें तो लूटना है। ड्रेन ऑफ वेल्थ। (1764) में बक्सर का युद्ध हो गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मुगल बादशाह, अवध, सब कंपनी के कदमों पे पड़े हुए थे। कंपनी को लगा यार अब क्या करें, बोले वो हमारा पुराने खिलाड़ी, बोले वो तो लंदन में है, बोले बुलाओ यार पुराने खिलाड़ी को बुलाओ, उसी ने तो खेल शुरू किया था। बोले साहब शुरू तो उसी ने किया, बोले उसी को बुलाओ, उसी के मन में है रूपरेखा। 1765 बंगाल का गवर्नर बनकर लौटता है रॉबर्ट क्लाइव। कहां से कहानी शुरू हुई? क्लर्क से। इसका ये देखो श्रेष्ठतम उदाहरण है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की क्षमता पर इतनी उपलब्धि। श्रेष्ठतम उदाहरण, श्रेष्ठतम। तुम सोचते हो इसको डेवलप करके क्या मिलेगा? रटोगे 2-4-5 साल में कहीं ना कहीं नौकरी तो पा ही जाओगे, लेकिन जो तुम्हारा व्यक्तित्व है तुम बहुत कुछ पा सकते हो। 65 गवर्नर ऑफ बंगाल फिर बुलाया गया, और जब गवर्नर बनकर आया तो तबाही मचा दी इसने। जब ये गवर्नर बनकर आया तबाही मचा दी। इलाहाबाद की संधि, अवध को अर्ध गुलाम, शाह आलम कदमों में, बंगाल द्वैत शासन, डुअल गवर्नमेंट। शाह आलम को दिया, अपने में से नहीं दिया, अपना जो है वो तो किनारे है, अवध में से दिया। इलाहाबाद और काड़ा अवध से लेके दिया, अवध से कि तुम अपने में से दे दो। बोले तुम्हारा, बोले ये हमारा अलग है, इसकी तरफ मत देखना। देखो ये पहले चीज का तुम अपने अंदर विकास करो, ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाओ। यही ऑब्जर्वेशन, और ये बढ़ेगी शिक्षा से, ये बढ़ेगी पढ़ने से। इसीलिए तो भारतीय किताब को मत्थे पे लगाते हैं, जब पैर छूता है किताब में तो नॉन लिविंग ही तो है, लेकिन ये दिमाग को जिंदा करती है। एक एग्जाम्पल मैंने तुमको दिया, रॉबर्ट क्लाइव। सिर्फ इस ऑब्जर्वेशन की क्षमता से कितनी उपलब्धि? एक ऑब्जर्वेशन की क्षमता बुद्ध के पास है, सिद्धार्थ इतनी ज्यादा है भगवान बन गए। एक ऑब्जर्वेशन की क्षमता कबीर के पास है। मैं तुमको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं कि ऑब्जर्वेशन की क्षमता ने व्यक्ति को महान बना दिया। और ऑब्जर्वेशन डेवलप करने का सबसे प्यारा सोर्स है एजुकेशन, पढ़ाई। मेरा जो उद्देश्य इस फील्ड में है वो यही है। हमसे बहुत लोग दुखी हो जाते हैं कभी कभी, पढ़ाते नहीं है। कितना पढ़ोगे बे? 16 साल पढ़ के आए हो, और कीव किस नदी के किनारे बसा है तुमको पता नहीं, 1 साल से युद्ध चल रहा है। कौन बताएगा तुमको? हर चीज कोचिंग वाले ही बताएंगे। ऐसा मैं कह सकता हूं। ऑब्जर्वेशन, ये शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तुम भी रंजों की तरफ फ्री रहोगे, तैयारी चलती रहेगी लेकिन मुक्त रहोगे, क्योंकि जो भी पढ़ोगे उसकी पिक्चराइजेशन हो जाएगी। रट क्यों रहे हो यार? मानव व्यक्तित्व के विपरीत तोते का काम क्यों कर रहे हो? कोई तोता आज तक मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि तोता कितना भी कर ले
समझ कभी नहीं डेवलप होगी। दूसरी चीज, कबीर की जो आदत है दर्शन को पढ़ाने की, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तुम क्या करते हो? सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तुम क्या करते हो? जो परिभाषा है, चाहते हो हूबहू यही परिभाषा मेरे दिमाग में बैठी रहे, वही वर्ड, यही तो चतुर्लिंगम कर रहा है। तुमसे किसी ने पूछा न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तुम तुरंत भागने लगे। द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगल बगल वाले गायब हो गए। क्या बोल रहा था ये? और तुमने डेमो दे दिया कि साहब ये हाँ खड़ी है, बोले हाँ खड़ी है। बोले अब ताकत अगर बाहर से लगा दे तो हिलेगी, बोले हिल रही है। बोले यही है न्यूटन का नियम पहला, कि जो चीज स्थिर है वो स्थिर रहेगी, जो चीज गति में है वो गतिमान रहेगी, जब तक उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। और थोड़ा क्रिएटिव हो गए। अब कबीर का जो स्टाइल है वो रैंचो का स्टाइल है। कबीर रैंचो, और इन लोगों से मैंने ये स्टाइल चुरा ली है। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई कर दो। शंकर इतना बड़ा सिद्धांत समझा रहे हैं, माया विद्या फलाना धमाका। शंकर की फिलॉसफी पढ़ाओ गांव में जाके, लाठी लेके दौड़ा ले तुमको सब। ब्रह्म, अविद्या, माया। गांव वाले कहेंगे भाई पागल करके छोड़ोगे भाई? तो तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा लगाव अविद्या के कारण है। बोले अविद्या? और बाबू लड़का हमारा एमए की है, इसका क्यों लगाव है अपनी पत्नी से? ये तो विद्वान है, हम तो चलो अनपढ़ हैं। अविद्या ही नहीं समझा पाए। कबीर वही कॉन्सेप्ट को एक लाइन में कहते इतने प्यार से, कहते माया छाया एक सी, बिरला जाने को। क्या कंपैरिजन है? इंसान की छाया बनती है, दिखती है पर होती नहीं है। छाया को तुम पकड़ नहीं पाओगे। ये क्या उसको बोलते हैं? शंकर के पूरे सिद्धांत को इस आदमी ने देशज भाषा में कन्वर्ट कर दिया। अब गांव का आदमी माया तो नहीं समझ पाएगा, ये तो शंकर का शब्द है। छाया कहेगा श्यामलाल काका, बोले हाँ। बोले तुम्हारी छाया तो बनती है, बोले बनती है, पहले पकड़ के दिखाओ। माया छाया एक सी, बिरला जाने को। इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ, इसको इस्तेमाल करो। इतना रखे हो, इतना बड़ा, सिर्फ परेशान करने के लिए दूसरों को रखे हो। हाँ? कबाहट ही तो है। सही कह रहे हो, कबाहट ही है। देखो अनपढ़ आदमी कभी स्कूल नहीं गया, क्या प्यार से अपने कॉन्सेप्ट, इतना बड़ा सिद्धांत, इतना बड़ा शंकर का माया का सिद्धांत बहुत सारे लोग जानते ही नहीं। उस आदमी में एक लाइन में बता दिया कि चलो ये वर्ड हटाओ, ये छोड़ दो, ये जाने दो, ये शब्द जाने दो। ये पकड़ में आई? बोले हाँ। माया छाया एक सी, बिरला जाने को है। होती दोनों है, दिखती दोनों है, पर होती नहीं है। यही रैंचो कर रहा है जब मशीन की डिफिनेशन दे रहा है। अब चतुर्लिंगम क्या कर रहा है?
परिभाषा बता रहा है। यही तो रेंचो कर रहा है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। सिविल सेवा को तुम्हारे ज्ञान से मतलब नहीं है, तुम्हारे समझ से मतलब है। भारत देश को चलाना है, भारत देश जहां पढ़े लिखे लोग हरकतें करते हैं। अभी यहां से निकलोगे ना, देखना लिफ्ट के पास कितना थूक रखा है। लिफ्ट के दरवाजे में पैर लगा के खड़े रहते हैं, 5 मिनट से पैर लगा के खड़े हैं। सेंसर है, खराब हो जाएगा, अंदर जाओगे और सेंसर फेल कर गया, सीधे नीचे और फिर ऊपर। हम तो खैर इस्तेमाल ही नहीं करते। कल एक साहब मिल गया मुझे 3rd 4th फ्लोर पे, कहे सीढ़ियों से क्यों जाते हैं? हमने कहा बुजुर्ग थोड़ी है तुम्हारी तरह, जो तुम मेहनत करते हो वो खाली थोड़ी जाती है, तुम्हारे शरीर को मजबूत करती है, पसीना बहता है ना। मेवा खाने से ताकत आती तो अंबानी का बेटा खली होता, बॉडी बनी होती भयंकर, उसको खाने की कौन सी कमी है? देखो मुकेश अंबानी जी के बेटे को, पसीना नहीं बह रहा है। नहीं तो रिक्शा वाला, मजदूर, कभी इनका हाथ पकड़ के देखो, ये जो मकान मजदूर बनाते हैं, कभी इनसे लड़ के देखो कुश्ती, नचा के फेंक दे। इतनी ताकत है शरीर में, वो ताकत आई कहां से? ये तो मेवा खाते नहीं, पसीना बह रहा है। ना बेचारे काजू खाएं, ना पिस्ता खाएं, ना बादाम खाएं, गोश्त भी लाते हैं तो वो जो बचा हुआ होता है। तुम तो चिकन ले आए 400 रुपया किलो, उसका पैर छोड़ा है, पंजा, पंजा लेग तो लेके चले आए, पंजा छोड़ आए, वो उस पंजे को खरीद के ले आते हैं 50 रुपए किलो। अब इतना पैसा तो है नहीं 400 रुपए किलो चिकन ले ले, दिन भर में 400 कमाया ही है, तो 50 रुपए किलो जो पंजे, क्योंकि पंजा लेके कोई नहीं आता, सब फेंक देते हैं, वो उसको ले आते हैं 50 रुपए किलो। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। कोई पढ़ो, घर बैठो, सोचो यार ये क्या, ये कैसे किया जा सकता है? क्या है ये, क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है, क्या करना चाहता क्या है? पॉलिटिक्स किसकी किसकी तैयार है? हमारे डर के मारे हालत खराब है। पता नहीं किस बात के युवा हो तुम तो 22-22 साल के बुजुर्ग बैठे हुए हो क्लास में। युवा मतलब बगावत, कि मास्टर बोलेंगे तो है ही है। तुम्हारे अंदर बदतमीजी है, वो बगावत नहीं है। बगावत और बदतमीजी में बहुत फर्क है, थिन लाइन डिफरेंस है दोनों में। क्यूबा में जब बगावत हुई तो फीदल कास्ट्रो का टीचर सामने पड़ गया, सिपाहियों ने घेर लिया उसको। हिसाब ये बतिस्ता का समर्थक है। उसने कहा नहीं, हमारे शिक्षक हैं, इनको सम्मान से घर पहुंचाओ। बोला विरोधी है साहब। बोले यार बगावत और बदतमीजी में बहुत फर्क है।
कृष्ण बागी हैं, शिशुपाल बदतमीज है। भाई कोई किसी को इज्जत दे रहा है, देने दो। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पांडव श्री कृष्ण को इज्जत दे रहे हैं, देने दो। तुम्हारे मोहल्ले में जो आदमी झाड़ू लगाता है, स्वीपर है, उसको तुम कैप पहना रहे हो, टोपी पहना रहे हो, रुमाल पहना रहे हो, कपड़ा नया नया दे रहे हो। पड़ोसी आ गया, कह रहे ये तो स्वीपर है, इसको इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? और तुमने निकाल के 2 गोली डाल दी अंदर। बगावत अलग चीज है, बदतमीजी अलग चीज है। बदतमीजी से बचो। इसको करो। क्लाइव को ऐसे पढ़ो जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया। क्लाइव क्या है? एक शब्द में तुम रॉबर्ट क्लाइव को याद कर सकते हो। क्लाइव क्या है? संकट मोचक। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। पहली बार किस संकट से निकाला? कर्नाटिक संकट से। दूसरी बात किस संकट से निकाला? फोर्ट विलियम संकट से। कौन सा तोहफा दिया कंपनी को? प्लासी का। प्लासी का गिफ्ट। चौथी बार कौन सी संकट से निकाला? बंगाल का मैनेजमेंट, बक्सर से। बस ऐसे याद रखो। सिर्फ इतनी बात पे तुम 4000 वर्ड क्लाइव पे लिख सकते हो। नहीं लिख सकते? इसमें कौन सा रटना है तुम्हें कि क्लाइव संकट मोचक है? इसमें कहां रटना है? रटना है? नहीं चलेगा बाबूजी काम। पुराने ढर्रे पे काम नहीं चलेगा। अभी तो ये द्विज प्रोग्राम कुछ लोगों को पता चला। तो जयपुर में सेमिनार कर रहे हैं अगला द्विज पे, पूरा भारत में करेंगे। सेंटर इलाहाबाद बहुत शानदार जगह है ना, रहना सस्ता, खाना सस्ता, पढ़ाई का माहौल है, यूनिवर्सिटी है, लाइब्रेरीज हैं, किताबें हैं, और आज भी इलाहाबाद की गरिमा है। लोग आना चाहते हैं। जब दिल्ली और इलाहाबाद के बीच टसर होती है तो मिडिल क्लास कहता कि नहीं, इलाहाबाद बेस्ट है। पहला काम ऑब्जर्वेशन। तुम तो अगर क्लाइव की जगह होते लंदन जाके शिकायत करते कि इसकी कोचिंग ही नहीं दी थी, ये पढ़ाया ही नहीं गया था, हमारे सिलेबस में था ही नहीं कि भारत पर कब्जा कैसे करें। अब आलोक मौर्य है, ज्योति मौर्य के हस्बैंड, कायदे से खुद भी नहीं पढ़े होंगे बेचारे, और प्रेम में किसी को क्या बदनाम करना। तुम्हारी पत्नी थी, तुम उससे प्रेम करते थे, प्रेम में ही तो पढ़ाए थे। प्रेम में किसी को क्या बदनाम करना। तुम्हारे मन में एक लगाव था, प्रेम था, तभी तो उसको पढ़ाए, एसडीएम बनाए। मान लेते हैं तुमने पढ़ाया, सैक्रिफाइस किया, सब कुछ किया। प्रेम तो एक लड़का अपनी मां को छोड़ आया ओल्ड एज होम में। जब उसकी मां की डेथ होने लगी तो उसकी मां ने अपने बेटे को बुलाया कि अब तो मेरा अंत समय है, मैं 10 साल ओल्ड एज होम में रही, वृद्धाश्रम में। बेटा मेरा एक काम कर देना, एक फ्रिज रखवा देना, एक खाना गर्म करने वाला रखवा देना, एसी लगवा देना। उसने कहा माता जी अब क्यों?
बोली बेटा यहां कभी कभी पंखा चलता नहीं और तुम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि आओगे तो तुम भी यहीं, तुमको ठंडा खाने की आदत नहीं है बेटा। सोचो वो 10 साल वृद्धाश्रम में रही, मर रही है, मां है, लेकिन प्रेम में उसको अपने पुत्र की चिंता है कि अगर उसको यहां आना पड़े तो उसको दिक्कत ना हो। इतना बदमाशी हम लोग अपने परिवार से करते हैं। हमारे परिवार वाले एफआईआर लिखाते हैं, दूसरे वाले लिखाते हैं। किसी माँ बाप को कभी सुने एफआईआर लिखाते हो अपने लड़का लड़की के खिलाफ? जबकि सबसे ज्यादा लोग माँ बाप को परेशान करते हैं। जो मंद बुद्धि है वो सबसे ज्यादा माँ बाप को ही परेशान करेगा। अगर तुम्हारी उम्र 20 साल है तो तुम माँ बाप को तो परेशान ही नहीं कर सकते, अगर उसने तुम्हें 20 साल का किया है तो। इतना कर दिया है। प्रेम में किसी को क्या बदनाम करना, और शक्ति है तो किसी को क्या बदनाम करना। इसका मतलब आपके पास दोनों नहीं है, ना शक्ति है ना प्रेम है। मिर्जापुर में एक आदमी ने अपनी वाइफ की शादी कराई है 10 दिन पहले। उसकी पत्नी का पड़ोस के लड़के से अफेयर था, उसने शादी करवाया पंचायत बुलाकर, 51,000 दहेज दिया। कहा जाओ खुश रहो। मेरठ में पति ने पहले पत्नी गोली मारी, फिर खुद को मारा। 10 दिन पहले घटना है। शूटिंग चल रही थी भारत समाचार पे, तो वहीं बैठे हुए तो देख रहे थे। मेरे घर में तो टीवी है नहीं, टीवी लगाया ही नहीं है। कांड करना है, देखना नहीं है। दर्शक थोड़ी हैं, खिलाड़ी हैं। आज तक आईपीएल नहीं देखा, कोई क्रिकेट मैच देखने नहीं गए। लखनऊ में होता है, हिसाब का पास लेकर आए, आ गया पास लेकर, काट डालेंगे वे, पास लेके आए। दूसरे के लिए ताली बजाएंगे? दूसरे के लिए कौन ताली बजाता है? दूसरे के लिए ताली नहीं बजाएंगे, खुद खेलेंगे। दर्शक थोड़ी है। पिक्चर देखने जाएंगे, हमारे ऊपर बनेगी। मूवी देखने थोड़ी आएंगे, पैसा भी दें टाइम भी दें, और दूसरा हंसे तो हंसे, दूसरा रोए तो रोए। इतने बड़े पागल हैं। आचार्य चतुर्सेन की नॉवेल पढ़ लेंगे, वैशाली की नगर वधु, कितनी प्यारी नॉवेल है वो। मेरा पैसा, मेरा समय, और दूसरे के इशारों पे हंसेंगे। इतनी बड़ी जाहिलियत तो कभी पैदा ही नहीं हुई। कभी चले गए मस्ती में, कोई साथ में है कि चलो मूवी दिखा लाओ, चलो, लेट गए वहां पे, सो रहे आराम से। तुम देख रहे हो, कर देखो, आराम कर रहे हैं, बाद में जिस्ट में कहानी सुना देना। कभी ट्रैवल कर रहे हैं, 10-12 घंटे की जर्नी है, थोड़ा 2-4 सीन देखते चले गए, अच्छा लग गया। वो भी जिसकी उपयोगिता, जैसे पंचायत सीरीज है, गांव पे बनी है, गांव के उसकी थीम बड़ी प्यारी है। प्रधान को जनगण मन ही नहीं पता है। विनोदवा कह रहा यहीं बैठेंगे आज, कह रहा पानी फेंक, इसका बॉटल, कह रहा ढक्कन नहीं खुला, बोतल ही फेंक दे उठा। कह रहा रहने दे विनोद, तुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कैसा, ऐसे ही रिक्वेस्ट करते हैं आगे पीछे से पकड़ के। सोचो प्रशासन का कितना दबाव होता है। प्रशासन का अगर ये दबाव काम ना करे तो समाज चले ना। कि तुम अपने वॉशरूम किसी करने के लिए बुलाते हो, क्या विनोदवा तुझको बुलाए देना सुबह। यह है प्रशासन का दबाव।
डीएम साहब दौरा कर रही, कह रही है आदमी को पैखाना लग रहा है। कर रही है साहब ये तो भैंस का है। कहती अच्छा डेली देखते हो क्या? सोचो पैखाने पे बहस हो रही है, सरकार इतना प्रेशर बना क्रिएट करती है। जो प्रशासन में जो लोग बैठे हैं एमपी एमएलए, वो सचिव सरकार छोटे मोटे अधिकारियों कुछ समझ, तुम ही सचिव हो, तुमको तो वकील होना चाहिए। गांव के लोग कितने इनोसेंट होते हैं, अच्छे। विधायक जी सचिव को गाली दिए, फिर उसको गाली दे दिए जो सचिव जी का हेल्पर है। तब दुबे जी की भावना भड़की। और इतने इमोशनल है कि जब भगाए जा रहे हैं, कह रहे कटहलवा मांग ले कटहलवा। ये सब एक ग्रामीण जीवन है, ग्रामीण कार्यशाली। तुम्हें ऐसे लिखने का मैटर मिल जाएगा। जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, विलेज गवर्नमेंट, उससे अच्छा तुम कहां समझोगे। एक तो अर्बन गवर्नमेंट होती है, म्युनिसिपैलिटीज होती है, एक पंचायत लोकल गवर्नमेंट होती है। लोकल गवर्नमेंट पढ़ने का समझने का कितनी बढ़िया सीरीज बना दी। वो बेगरी, भारत में कितना बड़ा कर्ज है, भिखारी, उस पर मूवी बना दी रेड लाइट। मुद्दे उठाओ। स्त्री की दशा अगर तुम्हें जाननी है प्रेजेंट भारत में, लज्जा मूवी है। एक और अर्बन हाई प्रोफाइल महिला वैदेही, फिर एक मिडिल क्लास की महिला, फिर लोअर मिडिल क्लास की महिला, फिर गांव की महिला, चारों का चित्रण है उस मूवी में। मतलब तुम उस मूवी को देख लो, तुम एक शानदार एस्से लिख सकते हो 21वीं शताब्दी में भारत में स्त्री की दशा। कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। ये दूसरा काम कर लो, काम करो सिर्फ कोचिंग के सहारे। कोचिंग बहुत अच्छा काम कर रही है, तुम्हें पढ़ा रही है। कोचिंग का सबसे बड़ा काम है ये है कि 3 घंटा पर डे, पूरा सिलेबस 90 घंटा पर महीना, और 10 महीने में 900 घंटा। तुम्हारा वो जो सिलेबस है उसको टुकड़े टुकड़े में तुमको पूरा करा दे रही है और डिसिप्लिन बनवा दे रही है। तो हेल्प तो कर ही रही है ना। लेकिन तुम क्या कर रहे हो पलटकर? ये दूसरा काम कर लो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तीसरा कबीर का काम क्या है और रेंचो का काम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। एप्लीकेशन, जो सीख रहे हो उसको लगाओगे भी तो जीवन में। पीटीए के बाबू के पास तुम्हारी फाइल पड़ी है और देख ही नहीं रहा तुम्हारे फाइल की तरफ। तुम कह रहे हो कि साहब जब फाइल कल आना, बहुत काम है, ऊपर से साहब का आदेश है, ये फाइल आज बना के देनी है। तुमने 2000 की 2 नोट निकाली, फाइल में लगा दी धीरे से। तुमको न्यूटन का नियम आ गया, याद आ गया, बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। लगा दिया तुमने न्यूटन का पहला नियम। उसने देखा, फाइल खोली, बोले ये तो 5 मिनट का काम था, और क्या हाल है, पापा कब रिटायर हुए? एंटरटेन भी करेगा तुमको। और जो सर्फ वाला दूध होता है उसकी चाय भी पिलाएगा। सर्फ से भी दूध बनता है ना। तो सरकारी दफ्तरों में जब सरकारी बाबू तुमको चाय पिलाए, मत पीना। वो सर्फ वाले दूध की चाय मंगवाता है, 4, हाँ वही ले। वो कहां देगा 10 रुपया चाय पीने के लिए? ₹1 में जहर नहीं मिलता, अब चाय कहां से मिलेगी?
कबीर से एक लड़के ने आके पूछा कि शादी करना चाहिए, तो बोले यार वो पहाड़ के ऊपर एक महात्मा जी रहते हैं, चलो उनसे मिला लाएं तब बताएं। तो ले गए, मिलाने के लिए। फिर उस युवक से कहे जाओ, तो जाने लगा। तो पूछे, तो उस युवक को बैठाया अपने साथ वहीं पे। फिर उससे पूछे क्या क्वेश्चन पूछे तो तुम? कहा शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कहा अच्छा। फिर वहां से चले, थोड़ा सा पहाड़ पे उतरे, फिर पूछे कि तुम कुछ पूछे थे मुझसे। कहा वो पूछे थे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फिर उतर आए पहाड़ पे, 3 घंटा बीत गया यही बात करते करते। तो 3 घंटा बीत गया तो उस युवक ने कहा कि भाड़ में गया उत्तर, अब हम खुद ही पता कर लेंगे। कबीर ने कहा कि मैं तो नहीं उबा 3 घंटे में। जब इतना धैर्य पैदा हो जाए, शादी मतलब जिम्मेदारी है, शादी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार चलाना होता है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता वो ना करे। और दोनों की है, अब तो स्त्रियां भी काम कर रही हैं, तो दोनों की है। अब जो पहले घर आए वो खाना बनाए। मान लो लड़के की जॉब 5 बजे खत्म हो रही है और लड़की की 7 बजे, तो लड़की का वेट ना करे, तो 2 घंटे में बर्तन वर्तन धो के खाना वाना बना के तैयार रखे। ये नहीं कि तुम स्त्री हो, तुम्हारा धर्म है खाना बनाना, कोई धर्म नहीं, अब बदल गया। अब तुम पहले आ रहे हो, पहले तुम बनाओगे। पोछा तुम लगाना तो अपनी बात मत करो। हाँ तो गरम करके दे देना बेटा, अपने हाथ से खिलाना। ऐसे ऐसे कहती नहीं है बीड़ी जलाई जिगर से पिया जिगर में बड़ी आग। तो तुम जो है कैसी बातें कर रहे हो बच्चों जैसी? सब गाने तुम्हारे लिए ही बने थे। तो पुरुष कहता है महिला से, न लिहाफ न गिलाफ ठंडी हवा भी खिलाफ, ससुरी जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले। क्या जरूरत, जिगर में बड़ी आग है, वहां से क्या लेने की जरूरत? तुम ध्यान से सुना नहीं उस गाने को? जो जिगर का टुकड़ा है उसको जिगर की ही आग देना है। कॉन्सेप्ट कमजोर है तुम्हारा। ना यार तुम किताब कायदे से पढ़ो ना, तुम पिक्चर देखो कायदे से। तुम लोग यार करते क्या हो, हमको तो यही बहुत टेंशन है? एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हो, अगर वो अप्लाई नहीं कर सकते तो पढ़ाई बेकार जा रही है। जीरो को इतना बुरा मानते हैं इस कंट्री में, कहते हैं जीरो है, पढ़ाई में जीरो है। तो जीरो इतनी बड़ी चीज है, जिसके आगे लगा दो उसकी कीमत बढ़ा देता है। एक के आगे लगाओ 10, 100, 1000 बढ़ती जा रही। जीरो मतलब पूर्ण। हिस्ट्री पढ़ोगे, इकोनॉमी पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, आज तक दुनिया में 5 ऐसे देशों का नाम बताओ जिस पर किसी ने कभी हमला ही नहीं किया। देश थोड़ी अंटार्कटिका। हाँ नहीं, नेपाल पर हमला हुआ है।
नेपाल पर हमला हुआ, भूटान पर भी हुआ, भूटान पे कब्जा हुआ। इजराइल देश ही नहीं है। स्विट्जरलैंड समझौता है। स्विट्जरलैंड यूरोप का अयोध्या है। हर कॉन्टिनेंट में, हर कंट्री में एक एरिया को अयोध्या डिक्लेयर किया जाता था। अयोध्या मतलब नो वॉर जोन, कि इस एरिया में युद्ध नहीं होगा। तो जब भी दो राजा या दो सरकारों को मीटिंग करना होता था, विरोधियों को, तो उसी इलाके में आते थे। यह था अयोध्या का कॉन्सेप्ट। यह अयोध्या का कॉन्सेप्ट था। मंगोलिया पे कभी हमला नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। क्यों? कुछ पाने को है ही नहीं। अब तुम जब पाकिस्तान की नीति बनाओगे आईएएस बनकर, तुमसे प्रधानमंत्री पूछेगा क्या वर्मा साहब पाकिस्तान हमला करे? अरे बोले नहीं साहब, है ही नहीं नंगे साहब। और नंगे से अगर तुम सड़क पे लड़के कपड़ा पहन के, तुम्हारा कपड़ा फाड़ डालेगा, तुमको भी नंगा कर देगा। और पहले हमला करोगे, पूरी दुनिया कहेगी बताओ नंगे को मार रहे थे। बताओ, अगर सड़क पे कोई नंगा जा रहा, तुम उसको मारो तो तुमको सिंपैथी नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी। पूरी दुनिया उसकी तरफ खड़ी हो जाएगी। यह एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। ब्राह्मण, जैन, बुद्ध टेंशन पैदा कर रहे थे, अशोक ने धम्म चलाया। हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी टेंशन पैदा कर रहे थे, अकबर ने दीन इलाही चलाई। आज भी समाज में टेंशन है। देखो कितना तनाव है, हिंदू, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, कितना तनाव है। वो तनाव तो होगा ही। 1,50,50,000,000 जनसंख्या हो गई। अब वो 545 लोगों को सुकून से राज करना है। नहीं तो ये 1,50,50,000,000 पहुंच जाएंगे पार्लियामेंट कि हमको नौकरी चाहिए। कोई कहेगा अस्पताल नहीं हमारे इलाके में, गांव में। कोई कहेगा हमारे इलाके में बस नहीं चलती है। ये सब पहुंच जाएंगे पार्लियामेंट। तो उन 545 लोगों ने डिसाइड किया कि इनको उलझा दो। ये लो, ब्राह्मणों ने तुम्हारे कान में तेल डाला था। अच्छा, उसी में नाच रहा है। सबको एक एक झुंझुना पकड़ा दिया। एक दलित को पकड़ा दिया कि ले, एक ब्राह्मण को पकड़ा दिया, तुम भी ला। तुम किसके वंशज हो? जी परशुराम के। हाँ, हिला कस कस के। क्षत्रियों को पकड़ा दिया, मुसलमानों को पकड़ा दिया, सबको पकड़ा दिया। सब हिला रहे। वो सब बेचारे 545 लोग आराम से संसद में बैठे हैं, कॉफी पी रहे, चाय पी रहे, एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हैं। और सब बड़े तो तुम्हारी बिटिया लंदन में थी, शादी हो गई उसकी। अच्छा ठीक, सब मस्ती से रह रहे। तुमको क्या लगता है सरकार को ये सब नहीं दिखाई पड़ता? एकदम दिखाई पड़ रहा है। 1,50,50,000,000 इनको मना किया सरकार ने 1970 में, नारा दिया हम दो हमारे दो। 2 बच्चे हैं, मीठी खीर, उस पर झगड़ा कर लिए। और बनराकस खुद तो नाराजी है, दूसरे को भड़का रहा है। समाज की इस कुरीति पर कितना प्यार से प्रहार किया गया है। 2 बेटियां उसकी खड़ी, एक बच्चा गोद में लिए कि देखो बच्चा पैदा करने के चक्कर में तीसरा हुआ है इसका, उसको गोद में लिए हुए। खरा ही का प्रधान जी, सचिव जी ही क्या लिखवा रहे हैं, हटवाइए इसको। अपने बच्चे से कह रहा कि बेटा तुम भी वोट मत देना, तुम बड़े तो हो जाओ, तुम भी वोट मत देना प्रधान को। ऐसे बनराकस जैसे हर गांव में है। चप्पल मिल गई, अब जाओ, उतार के जा रहा वहां पे, क्या FIR कराएंगे। एप्लीकेशन कहां लगाओगे इसको?
बिजनेसमैन बनने में लगाओगे, नेता बनने में लगाओगे। इस देश को अच्छे नेता तो उसी दिन मिलेंगे जिस दिन इस देश की जनता पैसा लेकर वोट देना बंद कर देगी। उससे पहले कोई संभावना नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं इलाहाबाद में, कम से कम 50,000 अच्छे लोग होंगे, पर वो लड़ना नहीं चाहते। फालतू में कौन बवाल ले। ऐसे हर शहर में अच्छे लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, ब्राह्मण हैं, सब। पर वो तभी निकलकर बाहर आएंगे जिस दिन इस देश की जनता कहेगी भैया हमको पैसा नहीं चाहिए, हम अच्छे आदमी को वोट करेंगे। एप्लीकेशन, ये तीसरी चीज तुम रंजो से सीख सकते हो। देखो रैगिंग जब हो रही है, वो उसके पैंट में पानी डाल दे रहा कि अब तो उतारोगे पैंट, एक बोतल पानी डाल दे रहा। वो जाता है कमरे में, अपने आप को बंद करता है, तार खींचता है। एप्लीकेशन, जिस पढ़ाई को तुम इस्तेमाल ही ना कर पाओ जीवन में, उस पढ़ाई का फायदा ही क्या है? तुम पढ़ाई को सिर्फ एक चीज के लिए कर रहे हो, भगवान किसी तरह, इतनी बड़ी चीज है पढ़ाई, इतनी बड़ी चीज है पढ़ाई और इतनी मजेदार चीज है पढ़ाई। तुम पता नहीं कैसे बोर होते हो, दुखी होते हो, नाराज होते हो, इतनी प्यारी चीज पढ़ाई है। और जिस दिन सिंप्लीफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, एप्लीकेशन आ गया तुम्हारे पास, उस दिन चौथी चीज रैंचो की तुम्हारे पास भी आ जाएगी, पर्सनालिटी। किसी भी परिस्थिति को कैसे झेला जाता है रैंचो। फिर वो शादी एपिसोड, मैरिज एपिसोड। करीना कपूर कहती कि आप समझाते बहुत अच्छा है, मेरे पापा को समझा देंगे? कहता बिल्कुल समझाएंगे। कहता बस आपके पीछे खड़े हैं। तीनों पलटते हैं, डीन खड़ा है। दो की हालत तुरंत खराब, फरहान और राजू की। पर वो खड़ा हुआ है। कहता किसकी तरफ से आओ? कहता साइंस की तरफ से। कहता कैसे? विल यू एक्सप्लेन? कहती पापा ये समझाते बहुत अच्छा है। तुम इंटरव्यू देने का जवाब ही नहीं दे पा रहे हो, जैसे लग रहा लड़ाई में जा रहे हो। इंटरव्यू देने जाते वक्त लोग ऐसा लगता है जैसे युद्ध में जा रहे हैं। सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं, तुमसे इंटरैक्ट करेंगे एक ऑफिसर की तरह। एक ऑफिसर से इंटरैक्ट करेगा, बस यही तो है पर्सनालिटी। तुम यूपीपीसीएस का कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई तुम्हें मारने जा रहा है कि तुमको गाली देगा, कि तुमको मारेगा, कि तुम्हारे साथ बेइज्जती करेगा? वो तो तुमसे एक वाद विवाद का, मतलब विवाद नहीं, वाद करेगा, इंटरेक्शन करेगा। यार पढ़े लिखे आदमी हो, कंपटीशन मेंस क्वालिफाई किए हो, इंटरव्यू देने आए हो, मतलब बहुत समझदार हो, और क्या करेगा? तो इस देश में जितने लोग चाहते हैं, लाइव चल रहा है, कि मेरी 1 साल की तैयारी यानी 365 दिन 8 घंटा होती रहे, इसमें कोई ब्रेक ना आए, वो श्री यथार्थ के द्विज प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस देश में जितने लोग ये चाहते हैं, जितने कि भैया हमको 8 घंटे डेली पढ़ा दो, हमसे नहीं हो पा रहा है, श्री यथार्थ, नेक्सा शोरूम, सिविल लाइंस, प्रयागराज, जितने लोगों को भी लगता है कि हम 8 घंटे का शेड्यूल नहीं मेंटेन कर सकते हैं, वो इस द्विज प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि इसकी फाइनल फीस तो है 2 लाख रुपया, दिसंबर से कर देंगे। अभी तो 1,10,000 है, 1 ही लाख थी, मैंने कल कहा 10 बढ़ा दो।
दिल्ली में मैं देखता हूं लोग जाते हैं, वहां कोई कुछ नहीं कहता। और जब भी कोई तुम्हारे लिए काम करे, देखो क्लाइव को, किसी से कुछ सीख रहे हो, किसी से कुछ ले रहे हो, कुछ नहीं है, 50 किलो गेहूं ही दे दो। जिसके पास जितनी देने की क्षमता है ना, उसी के पास पाने की भी है। समंदर को देखो, ये कॉन्सेप्ट निकाल दो कि तुम गरीब हो, कमजोर हो, ये सब बातें। कलाम साहब, जिसके पास चेतना है वो अमीर है। इस दुनिया में गरीब सिर्फ एक ही आदमी है जो पागल, जिसका दिमाग खराब है, वो गरीब है। ये अजीब सी एक चीज इस देश में चलती है। और चेतना है और जवानी है। यह है इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य, और यह रहेगा अप्रोच, और यह रहेगा प्रोग्राम। और भगवान के आशीर्वाद से कर्नाटक और हरियाणा से लोग आ ही गए, बिहार से आ ही गए, तमिलनाडु से नहीं चाहिए क्योंकि वो बेचारे सिर्फ इंग्लिश मीडियम पढ़ पाएंगे। तो तमिलनाडु छोड़कर बाकी सारे राज्य के लोगों को यहां लेकर आना है अगले 4 महीने के अंदर। बस अब उस अश्व को छोड़ना बाकी है, अश्वमेघ। पहला प्रोग्राम करेंगे जयपुर में। और पेरेंट्स हिंदुस्तान के बड़े कोऑपरेटिव होते हैं कि भैया 12 घंटा पढ़ा दो। हम कहेंगे 8 हो गएंगे, 12, 50,000 और ले लो, वहां से निकलने ही मत दो भैया। 4-5 भैया वॉशरूम बनवा दो, मेरा बच्चा वॉशरूम बार बार जाता, कोई बात नहीं, वॉशरूम का भी पैसा ले लो। इस देश के पेरेंट्स बड़े कोऑपरेटिव हैं। पहले जब टीचर अच्छा, पहले के टीचर साइंटिफिकली मारते थे, यहां मारते थे, ना कुछ टूटे ना कुछ फूटे। बाद में टीचरों ने यहां मारना शुरू कर दिया, कान की सुनने की क्षमता ही चली गई। पहले टीचर बड़ा साइंटिफिकली मारते थे यहां, अब मैं इसी से करता था। तो यहां पे एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, तो वो दबता था तो ये एक्टिव हो जाता था, तो दोबारा कोई होमवर्क ऐसा होता ही नहीं था कि ना करे। तो मारते थोड़ी थे, वो इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिव करते थे। डस्टर लेते थे और डस्टर से मारते थे, कैसे करो। और अगर बाय द वे किसी ने हाथ पीछे खींच लिया, वो हो ही जाता था हाथ पीछे। तो जैसे मास्टर ने किया, ऐसा कर लिया, फिर बोला अब 4 बार मारेंगे। तो जब हम घर पहुंचते थे तो मार खाने का कोई सबूत नहीं होता था। और टीचर सब समझदार थे, माँ बाप से मिलते थे, बोलते थे ओझा जी बताइए आप इतने बढ़िया आदमी। और ये पता लगा पिताजी ने तो 3 हाथ वहीं मार दिया उठा के। हमारे तो नहीं मारा, बाकी लोगों का होता था। पेरेंट टीचर मीटिंग कराते थे ना, तो पेरेंट टीचर मीटिंग में लड़कों का सारा दोष लिख के रखते थे। तो हमारी तरफ से बड़े भैया, चाचा, ये लोग जाते थे, बड़े भैया है, तो वो डांटते थे वही। पिताजी जाते नहीं थे, उनको सुनना ही नहीं था। कह रहे थे हमारा इतना अच्छा लड़का है, उसकी क्या बुराई करोगे। तो वो सुनते ही नहीं थे कोई बुराई बुराई, टीचर को उल्टा समझा देते थे कि तुम लोग एवरेज माइंड के हो, नहीं समझ पाते मेरे बच्चे को। वो टीचर और डिसअपॉइंट हो जाता था। फिर उनको पता चला कि यार इसकी माँ बहुत खतरनाक है, माँ को बुलाओ। तो अम्मा को बुलाया गया, उन्होंने मारा 10-12 फाइट वहीं प्रिंसिपल के सामने।
लेकिन प्रिंसिपल से मैंने कहा कि आज मरवा तो दियो सबके सामने, कांड होगा अब। तो उनके शीशा, गेट पे शीशा लगा हुआ था ऑफिस का, वही टूट गया। छोटा सा बच्चा बाहर से पत्थर मार दिया, नर्सरी वर्सरी में था। पता नहीं, बच्चे बदतमीज होते हैं ना, पता नहीं पत्थर मारा है, वो जो कॉर्क वाली बॉल आती थी, शायद फेंके हो गए होंगे तो लग गया होगा। 16-16 हजार का शीशा था वो। बतलाए बेचारे, बाद में हम लोगों ने कहा सर हेल्प भी करेंगे। नो नो, वेरी गुड, यू आर वेरी गुड। टीचर किसी को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकता, टीचर किसी को डिमोरलाइज नहीं कर सकता, ये सब टीचर का काम नहीं है। और अगर वो ऐसा कर रहा है तो फिर वो टीचर नहीं है। टीचर किसी को डिमोरलाइज नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, उसका काम ही नहीं है, उसका ये काम ही नहीं है। वो कर रहा है तो टीचर नहीं है। और हो जाते हैं, 3 इडियट में देखो डीन को रैंचो से दुश्मनी कर लेता है। वो कहता मैं इसको फेल करके रहूंगा, ऐसा पेपर बनाऊंगा। चलो ठीक है, फिर ये था आज का प्रोग्राम। थैंक यू।